हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। कंप्लीट डिटेल्स एकदम पूरा सब कुछ भारत का राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सारा कुछ जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 क्या बोलता है देखते हैं। अनुच्छेद 52। According to the Article 52, the President is the constitutional head of the country and is called the first citizen of India. अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53 की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। According to Article 53, the executive power of Indian Union is vested in the President. Parliament system has been adopted in India so as the President is the nominal executive and the Prime Minister is and his cabinet are real executive. मतलब प्राइम मिनिस्टर है वो बस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या लिखा हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसद प्रणाली अपनाया गया क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है, परंतु प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी होता है। वही कार्यकारी होता है नाम मात्र का, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी होते हैं। मेन काम यही लोग करते हैं, ये बस नाम मात्र का काम करते हैं। कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है देखते हैं, जो कि आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ। पहला नंबर में ये मेंबर ऑफ लोकसभा आते हैं, ये लोग वोट डालते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट के, फिर दिल्ली के भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर हैं वो लोग वोट डालते हैं। पौंडुचेरी के भी जो एमएलए हैं ये लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। वही अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है, 54 में दिया हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाहक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा के और पौंडुचेरी विधानसभा के सब सदस्य होते हैं, वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। इसमें समझते हैं कौन कौन वोट डालते हैं। लोकसभा के मेंबर, टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर 545 हैं और 545 में से 443 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो सब निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स से चुनाव लड़के आते हैं। और जो दो बाकी सदस्य हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो कि मनोनीत सदस्य हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसको समझते हैं। ये लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और ये नहीं डालते थे क्योंकि ये राष्ट्रपति खुद ही नॉमिनेट करते थे दो सदस्यों को, इसलिए ये लोग वोट नहीं डालते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 2020 के तहत ये हटा दिया गया। अब कोई भी मेंबर नॉमिनेटेड नहीं होता है राष्ट्रपति की तरफ से, मतलब वो मनोनीत करते थे दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन से, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत ये हटा दिया गया है।
तो अब 445 के सभी इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा के कौन कौन से मेंबर लोग वोट डालते हैं। टोटल मेंबर्स राज्यसभा के कितने हैं, सभी को पता ही होंगे, 250 हैं। 250 में से 238 लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं लोग। जो 12 हैं जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं, वो अपॉइंट्स करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये जो 238 है, ये लोग ही बस वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये 12 जो मनोनीत सदस्य हैं, ये सब वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55 क्या कहता है, देखते हैं। According to Article 55, the President is elected by the single system of equal proportion representation in the single transferable vote। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय वोट की प्रणाली द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का शपथ, देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर्स द ओथ। आगे बढ़ते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इस्तीफा, इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। द प्रेसिडेंट गिव्स द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और वो फिर लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इशू हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन ड्यूरेशन, चुनाव प्रचार की अवधि। राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कितने दिन का होता है, इसमें दिया गया है, देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैज़ गेट्स 2 वीक्स टू कैंपेन। 2 सप्ताह का उसको प्रचार करने का टाइम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगता है, देखते हैं। राष्ट्रपति पर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए किसी भी सदन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित पत्र दिया जाए जिस पर संसद के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट पर। आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट कैन इम्पीच्ड अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आइदर हाउस ऑफ द contravening the provision of the constitution, but it is necessary that the president should be given a written letter 14 days before, on which one fourth member of the parliament must be signed। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति ना हो तो उसके कार्यों का निष्पादन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति करेगा उसका काम। यदि कोई उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है उसका काम। उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। फिर अगर तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश वो सबका काम करता है, राष्ट्रपति का काम। आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ दिया हुआ है। If for some reason there is no president, his functions are performed by vice president. If there is no vice president, then the chief justice of Supreme Court does. And in the absence of all three, ये तीनों के, इसके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, ये तीनों के एब्सेंस में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उनका काम संभालते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंस। मंथली सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 8 लाख रुपीज़। यहाँ 8 छूट गया है, 8 लाख रुपीज़ है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट सैलरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स नहीं देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति का वेतन आय मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, आय मुक्त होता है उसका सैलरी। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट गेट्स फ्री रेसिडेंस एंड अलाउंस। अलाउंस एकदम फ्री है उसका, रहने का जगह, कोई रेंट नहीं लगता है, निःशुल्क निवास स्थान व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्य, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहला में देखते हैं नियुक्ति संबंधित अधिकार, अपॉइंटमेंट राइट्स। अपॉइंटमेंट राइट्स क्या है? अपॉइंटमेंट राइट्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा गया, यहाँ राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर किसका अपॉइंटमेंट करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हम लोग के इंडिया के, अभी प्रेजेंट के हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर ये हमारे चीफ जस्टिस हैं और ये प्रेसिडेंट हैं। आगे देखते हैं, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये इन सब का नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंट्स करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल मेंबर।
आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं फिर, किसका नियुक्ति करते हैं? भाषा आयोग के सदस्य की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कमिश्नर, भाषा आयोग की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमिश्नर। उसके बाद इतने सारे अपॉइंटमेंट करने के बाद भी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमिश्नर। चौदह नंबर में देखिए, भारत और अन्य राजनीतिक के राजदूत की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड अदर पॉलिटिकल। एम्बेसडर सभी कंट्री में रहते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, विधायी शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति होती है। प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू समन, प्रोग्यू एंड डिसॉल्व द सेशन ऑफ लोकसभा। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये विधायी शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर हैं। दूसरा पावर क्या है देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर दूसरा प्रेसिडेंट का, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, फिर वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो बिल बनता है। जैसे यहाँ वोटिंग हो रहा है, वोटिंग में जैसे बहुमत मिलेगा उसके बाद वो सीधे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल आता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर द आर्टिकल 85। आगे बढ़ते हैं, संसद के संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त सत्र बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का। प्रेसिडेंट ही बस बुला सकता है, कोई दूसरा नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं बुला सकते हैं। पांचवें लेजिस्लेटिव पावर क्या है, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कार्य को पुनर्विचार करने की सलाह दे सकता है। अकॉर्डिंग टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। मतलब इसमें यह कहना चाह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो गया है और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो उस पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह दे सकता है। वो किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं, छठा लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट का, अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संघ के मामलों के बारे में पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर अबाउट द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर भी होता है प्रेसिडेंट का। देखते हैं, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द 3 आर्मीज बट यूजेस देम बाय द लॉ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन कानून द्वारा उनका उपयोग करता है। तीनों सेना, जल, थल और वायु सेना, तीनों का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट। पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्षमा की शक्ति। देखते हैं इसमें क्या है।
Under Article 72 of the Constitution, the President can reduce and pardon the punishment of an offender. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति अपराधी की सजा को कम या माफ़ कर सकता है। मर्सी पिटीशन लगाने से अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी अपराधी को माफ़ करने के लायक काम किया है तो उसको माफ़ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मौत की सज़ा को भी रद्द कर सकता है। इतना पावर रहता है राष्ट्रपति के पास। आगे देखते हैं। राइट टू नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार। द आर्टिकल 331 of the Indian Constitution gave reservation to the Anglo-Indian community during the creation of the Constitution. The President appoints the two Anglo-Indians in the Lok Sabha. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट्स कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 जो कि 2020 में अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत ये रद्द कर दिया गया है, बंद हो गया। अब कोई एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 संविधान के निर्माण के दौरान एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण दिया गया था, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करता था, अब नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत 2020 में ही इसको बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 83 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949-3 the members to be nominated by the president under the clause A clause 1 shall consist of person having a special knowledge or practical experience in respect of such matters the following namely literature, science, art, social service। इन सभी फील्ड में जो मास्टर होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो कि लोकसभा में जो 12 सीट होते हैं ना, वो इन्हीं फील्ड में से होते हैं। इन्हीं को नॉमिनेट आर्टिकल 83 क्लोज 1 के तहत नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, ये राज्यसभा में 12 मेंबर। वही यहाँ लिखा हुआ केंद्र सरकार अधिनियम। भारत के संविधान 1949 के अनुच्छेद 80(3) खंड 1 के उपखंड ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा, इन सभी फील्ड के जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के तक में आपातकालीन से संबंधित प्रावधान पाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से 3 प्रकार के आपातकालीन लगाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे वो 3 प्रकार के कौन से इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रोविजन रिलेटेड टू द इमरजेंसी इज फाउंड अंडर आर्टिकल 352 to 360 of Part 18 of the Indian Constitution. 3 types of emergency can imposed by the President in the consultation with the Council of Minister. Council of Minister के consultation से ही वो 3 इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं। वो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 तरह के आपातकालीन कौन कौन से हैं देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। एक है नेशनल, स्टेट एंड फिनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 प्रकार के आपात स्थिति लगा सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स अबाउट प्रेसिडेंट। की फीचर्स अबाउट प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में विशेषताएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर 2 consecutive टर्म्स। ये रहे राजेंद्र प्रसाद के फोटो।
आगे बढ़ते हैं। यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रहे। आगे बढ़ते हैं। ये नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाला पहले व्यक्ति थे। नीलम संजीवा रेड्डी द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट। मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। इसमें देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली महिला राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। दूसरे दौर की मतगणना वीवी गिरी के चुनाव के समय हुई थी। द सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग हैड टू बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ वीवी गिरी इलेक्शन। राष्ट्रपति का चुनाव फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे में होता है। तो फर्स्ट राउंड में बहुमत नहीं मिलने पर सेकेंड राउंड की काउंटिंग की जाती है। तो ये जो वीवी गिरी थे उनके समय में जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे तो दूसरे दौर की मतगणना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट। ये रहे। पहला उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन? श्री राधाकृष्णन। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन किया था। चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो जब प्रेसिडेंट भी नहीं थे पावर में, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तब वो जो ये न्यायाधीश थे ना, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे, तो वो प्रेसिडेंट के वर्क किए थे, उनका काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन। ये देखिए राष्ट्रपति भवन, इसके बारे में भी कुछ देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। मतलब राष्ट्रपति भवन को 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। टिल ईयर 1950 इट वॉज कॉल्ड वायसराय हाउस। ये रहे एडविन लुटियंस जो कि आर्किटेक्ट हैं राष्ट्रपति भवन का। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र, एरियाज ऑफ राष्ट्रपति भवन। यह सर लुटियंस थे जिन्होंने 330 एकड़ की संपत्ति पर 5 एकड़ के क्षेत्र को शामिल करते हुए एच आकार की इमारत की अवधारणा की थी। इस भवन में 4 मंजिले में फैले कुल 340 कमरे, 2.5 किलोमीटर के गलियारे और 190 एकड़ का बगीचा क्षेत्र है। It was Sir Lutyens who contemplated the H-shaped building covering an area of 5 acres on a 330-acre estate. The mansion has a total of 340 rooms spread over 4 floors, 2.5 kilometers corridor and 190 acres of garden area. इतना बड़ा है राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ये भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति और वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। प्रेजेंटली द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। दूसरी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो इतना ही था, आज ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो भी राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं, कौन कौन से पावर है, किन को नॉमिनेट करते हैं, किन को अपॉइंट करते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है।
आई होप आप सब समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।